जो कुछ बंगाल में हुआ और बंगाल के जरिए जो कुछ भारत में करने की कोशिश थी, अब वो चीजें परत दर परत लोगों के सामने आ रही हैं। तो समझ में आ रहा है कि क्यों आखिर केंद्र सरकार को एसआईआर करना पड़ा। दर्शकों, 2021 का एक आर्टिकल है, खबर है द हिंदू की, जिसमें लिखा गया यूएस गवर्नमेंट शुड आईक्यू कंटिन्यू टू कल्टीवेट ममता। इसका मतलब समझते हैं? सीआईए या अमेरिका अगर इस कथित तौर पर इस पेपर को माने, कब से यह सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी से फायदा लिया जा सकता है। बतौर ये पेपर कहा जा रहा है, कितना सही कितना गलत भगवान जाने। एनआईए की रेड में, ईडी की रेड में फाइल लेकर के भाग जाना, यह बतला रहा था कि बंगाल किसी राज्य के तौर पर नहीं, अलग ही दिशा में, जैसे कोई इंडिपेंडेंट देश चला रहा हो। रूबियो साहब कलकत्ता क्यों गए होंगे दर्शकों? पीटर नावारो हैं ट्रंप प्रशासन में, उसने एक बयान दिया कि भारत में ब्राह्मण प्रॉफिटरी है। भारत की जातीय व्यवस्था, भारत के ब्राह्मण राजपूत की चर्चा यूएस में क्यों हो रही है? यूएस प्रेसिडेंट बंगाल जीतने पर आपको बधाई दे रहा है, क्या बात है भाई? डिप्लोमेसी में हम लोग कई बार कह चुके हैं, कौन कहां खड़ा है, कौन कितनी दूर पर बैठा है, कौन किसको देखकर मुस्कुरा रहा है, कौन किससे कैसे हाथ मिला रहा है, कौन किससे कैसे गले लग रहा है, कौन किससे कितनी देर बात कर रहा है। इन सब चीजों का मतलब है, हमने आपसे बार बार यही कहा है, बारंबार यही कहा है कि बंगाल के चुनाव को केवल चुनाव की तरह मत देखिए, क्योंकि दुनिया ने उसको एक जियोपॉलिटिकल इवेंट बना दिया था। सुनने में अजीब है, लेकिन बंगाल का चुनाव दुनिया के कई देशों के लिए जियोपॉलिटिकल इवेंट था। वहां एक लड़ाई लड़ी गई है, एक खुफिया तंत्र वाला युद्ध जिसको कहते हैं, वो युद्ध जो दिखता नहीं है मगर होता है, वो युद्ध जो सामने से दिखता नहीं है लेकिन उसका प्रभाव भी होता है, वो युद्ध जो देशों की दिशा और दशा तय करने की ताकत रखता है। दुनिया में दुनिया जो चल रही है, उसको जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वो दुनिया के बड़े देशों के, ताकतवर देशों के खुफिया एजेंसी के लोग, यानी एक खुफिया तंत्र जो दुनिया को चला रहा है, ऐसा मेरा मानना है। जो डिप्लोमेसी जानते हैं, जियोपॉलिटिक्स समझते हैं, उनको पता है मैं क्या कह रहा हूं। दर्शकों, ये कोई साधारण कहानी नहीं थी। जो कुछ बंगाल में हुआ और बंगाल के जरिए जो कुछ भारत में करने की कोशिश थी, अब वो चीजें परत दर परत लोगों के सामने आ रही हैं। तो समझ में आ रहा है कि क्यों आखिर केंद्र सरकार को एसआईआर करना पड़ा, क्यों आखिर अमित शाह बार बार कह रहे हैं कि उस पूरे इलाके की तारबंदी होगी, क्यों वो कह रहे हैं कि पूरे इलाके में स्मार्ट बॉर्डर हम लगाएंगे। इन सब चीजों का मतलब है दर्शकों, हम आप अगर बंगाल की लड़ाई में चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीते, लेकिन बंगाल की लड़ाई में भारत को नहीं हारने दिया जा सकता था। और इसीलिए यह पहले ही कह दिया गया कि चुनाव के बाद भी अर्धसैनिक बल बंगाल में तैनात रहेंगे। दर्शकों, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना, अमेरिका से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो और उनका प्रतिनिधि मंडल, आप मुझे बताइए, देश की राजधानी छोड़कर रूबियो सीधे कहां पहुंचे? रूबियो पहुंचे हैं कलकत्ता। रूबियो साहब कलकत्ता क्यों गए होंगे दर्शकों? इसका क्या मतलब है? हमने अपने आपस की बातचीत में और वैसे भी कई बार आपको कहा है, और आप ये जानते भी हैं कि हम आपसे कैसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, इसी बात से तय हो जाएगा कि हमारी मंशा क्या है, हम आपके प्रति क्या सोच रखते हैं। डिप्लोमेसी में हम लोग कई बार कह चुके हैं, कौन कहां खड़ा है, कौन कितनी दूर पर बैठा है, कौन किसको देखकर मुस्कुरा रहा है, कौन किससे कैसे हाथ मिला रहा है, कौन किससे कैसे गले लग रहा है, कौन किससे कितनी देर बात कर रहा है। इन सब चीजों का मतलब है, डिप्लोमेसी में मैसेजिंग ज्यादा तेज काम करती है। ऐसा नहीं होता तो फिर क्यों शी जिनपिंग ऐसे करके सीधी कुर्सी पर बैठते और वहीं बगल में लगा सोफा जे डोनाल्ड ट्रंप का, जिनकी हाइट भी शी जिनपिंग से ज्यादा है, ऐसा लग रहा है कि उनको सोफे पर बैठने में तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे वो सोफा कुछ छोटा भी है।
मैसेजिंग। 11 ट्रिलियन डॉलर के लोगों को लेकर के आए थे, लेकिन चीन से मिला घंटा ठेंगा। आपको यह आश्चर्य नहीं हुआ क्या? आपके मन में यह सवाल नहीं उठा कि मार्को रूबियो कोलकाता क्यों उतरे? मेरे मन में तो आया भाई, ये जब से ये खबर आई कि कोलकाता में, मेरे समझ ही नहीं है कोलकाता क्यों, कोलकाता क्यों। और कोलकाता में उतरने के बाद जो पहला काम मार्को रूबियो करते हैं वो क्या करते हैं? इंग्लिश की एक बहुत सही सेंटेंस है, कनेक्ट द डॉट्स। कई बार इतना करने से बहुत कुछ साफ हो जाता है। अगर आप छोरों को जोड़ना जानते हैं तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं, दिखने लगती हैं। जो काफी धुंधली हो वो भी साफ साफ नजर आने लगता है। मार्को रूबियो, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स मार्को रूबियो विजिट्स सेंट टेरेसा मदर हाउस इन कोलकाता। रूबियो विजिट्स सेंट टेरेसा मदर हाउस एज अ तृणमूल बीजेपी स्टार ग्रुप अवर FCRA स्टेटस। रूबियो कोलकाता में उतरकर मिशनरीज से मिल रहे हैं। हाल फिलहाल आपको यह पता है कि इस देश में मिशनरियों के खिलाफ एक माहौल है। लगातार भारत में धर्म परिवर्तन की घटना आ रही है, जिसमें इन मिशनरियों का अधिकतर टारगेट जो गरीब हैं, जो दलित तबके के लोग हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं या किसी तरह से प्रताड़ित हैं, उनको ये निशाने पर लेते हैं। उनको एन केन प्रकारेण पैसे का लोभ देकर किसी भी तरह से क्रिश्चियन बनाने पर तुले रहते हैं। मार्को रूबियो कहां जा रहे हैं? मिशनरीज से मिलने। और मार्को रूबियो जिस दिन मिशनरीज से मिल रहे हैं उसी से ठीक एक दिन पहले, ध्यान दीजिएगा, ठीक एक दिन पहले वही सिस्टर्स जाकर भूतपूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलते हैं। एक मीडिया हाउस इसको रिपोर्ट करता है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी सिस्टर्स मेट ममता बनर्जी इन कोलकाता ऑन फ्राइडे। सैटरडे को रूबियो आते हैं। क्या इन दोनों चीजों का कोई जोड़ है या हम ज्यादा देख रहे हैं? क्या यह महज एक संयोग है कि रूबियो आते हैं, मिशनरीज से मिलते हैं, उससे एक दिन पहले दो नन्स जो हैं जाकर भूतपूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलती हैं? आप ही मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम आगे अपनी कहानी में बढ़ेंगे उससे पहले यह समझ लीजिए कि शेख हसीना जब अपने देश से निकल करके भागी थी, उससे कुछ महीनों पहले, यह रिपोर्ट है 5 सितंबर 2024 की, नवंबर दिसंबर के आसपास उनको भागना पड़ा। वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी टू क्रिएट अ न्यू क्रिश्चियन नेशन इन द रीजन दैट शेख हसीना रिवील्ड मंथ्स बिफोर आउटस्टर। अपने निकलने से पहले शेख हसीना ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया था। उनका यह कहना था कि अमेरिका यानी CIA भारत के नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों को लेकर और म्यांमार के कुछ हिस्सों को लेकर, ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये मणिपुर में आपको पता है बहुत अनरेस्ट था। इन इलाकों को एक क्रिश्चियन नेशन या क्रिश्चियन कॉरिडोर बनाने के तौर पर देख रहा है। यह शेख हसीना ने खुले में कहा था। दुनिया भर के अखबारों में छपा भी था कि क्या भाई साउथ एशिया में एक नया क्रिश्चियन नेशन जन्म लेने वाला है। और यह सारी जानकारी हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास थी और यह छन छन कर आ रहा था। दूसरा, जब शेख हसीना की सरकार थी तो शेख हसीना से अमेरिका लगातार सेंट मार्टिन आइलैंड मांग रहा था। सेंट मार्टिन बंगाल की खाड़ी में है। सेंट मार्टिन आइलैंड मांग रहा था कि वहां हमको दे दो, हम जो है वहां अपनी नौसेना तैनात करेंगे। वहां अपनी नौसेना तैनात इसलिए हो क्योंकि अमेरिका का मानना यह था कि यहां से हम चीन पर नजर रखें। लेकिन चीन तो दूर है, हम यहां से नजदीक हैं, करीब 600 किलोमीटर।
शेख हसीना ने यह जानकारी हमको दे दी कि अमेरिका बहुत प्रेशर कर रहा है सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए। जब शेख हसीना ने अमरीकियों की कथित तौर पर बात मानने से मना कर दिया, तो फिर वो आंदोलन वाला पूरा चक्रव्यूह रच दिया गया, जिसमें जमात और जिहादियों को शामिल किया गया, आईएसआई के लोग शामिल हुए और उन लोगों ने कहा कि हम क्रांति कर रहे हैं, और उस कथित क्रांति के नाम पर पूरे बांग्लादेश को फूंकने की साजिश हुई, एंटी हिंदू राइट्स हुए, एंटी इंडिया स्लोगन्स निकाले गए, एंटी इंडिया रेटोरिक को बल दिया गया, और जैसे तैसे वहां से भारत की सरकार ने, भारत की एजेंसियों ने शेख हसीना को सुरक्षित निकाला, क्योंकि शेख हसीना से हमारा कोई नुकसान नहीं था। लेकिन जो कुछ चीजें सामने आ रही थी वो ये बतला रही थी कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह का सिचुएशन हमारे मणिपुर में था, तो ये तो एजेंसीज को पता था कि वहां एक बड़ा गेम प्लान खेला जा रहा है। भारत नहीं मान रहा है, भारत S-400 खरीद रहा है, भारत नहीं मान रहा है, भारत राफेल पर राफेल खरीद रहा है, जबकि हम सीधे कह रहे हैं F-35 ले लीजिए, हम कह रहे हैं कि हमसे थर्ड लीजिए, पेट्रियट लीजिए, आप S-400 ले रहे हैं। हमने कहा कि आप रशियन ऑयल मत खरीदिए, आप खरीदे जा रहे हैं। आप हमारी बात कैसे नहीं मान रहे हैं? कौन है जो पू को मुड़ के नहीं देख रहा? वो याद है ना, एक फिल्म में था कि ये कौन है जो जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। यही हाल कुछ अमेरिका का है कि ये कौन है जो हमारी बात को मना कर रहा है, ये कैसा लीडर है? आपसे पहले वाला इंडिया तो हर बात मानता था। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने तौर तरीके के हिसाब से अपने दोस्त और दुश्मन का चयन करेंगे? ये बात अमेरिका को खटक रही थी, और अमेरिका अलग अलग मौकों पर, देखिए अमेरिका और अमेरिका की एजेंसी का बड़ा एक सेक्ट पैटर्न है। सेक्ट पैटर्न ये है कि आप अगर उनकी बात नहीं मानिएगा तो वो आप पर ह्यूमन वायलेशन का चार्ज लगा दें। दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ यही हुआ है। भारत के साथ करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि भारत न तो पाकिस्तान है, न म्यांमार है, न नेपाल है, न बांग्लादेश है। आबादी है यहां 150 करोड़, क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है, करना बेहद मुश्किल काम है। तो क्या है, ऐसा नहीं, अलग अलग मौकों पर बहुत बार प्रयास किया गया, वो नंबर्स बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है। कोशिश ये थी कि कैसे भी अगर भारत को नॉर्थ ईस्ट में फंसाया जाए, और किसी बहाने अगर ये वाला प्लान जहां कथित तौर पर क्रिश्चियन कंट्री बनाने की बात थी, उसी बहाने चीन पर नजर रखने की बात थी, और भारत को ब्लैकमेल करने की बात थी। दर्शकों, 2021 का एक आर्टिकल है, खबर है द हिंदू की, जिसमें लिखा गया यूएस गवर्नमेंट शुड IQ कंटिन्यू टू कल्टीवेट ममता। इसका मतलब समझते हैं? 2021 में CIA के कुछ केबल्स, जी हां, यूं समझे सामान्य भाषा में CIA अमेरिका की खुफिया एजेंसी के कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए। उसको लीक करने वाले विकीलीक्स के थे। विकीलीक्स ने एक डॉक्यूमेंट लीक किया जिसमें CIA के लोग आगे बता रहे हैं, संभवतः पेंटागन को बता रहे हैं कि हर पार्टीज पब्लिक रेटोरिक डिवॉइड ऑफ एनी एंटी अमेरिकनिज्म एंड प्राइवेट आउटरीच टू पोस्ट ऑफिसर्स आर encouraging signs that Banerjee-led West Bengal government will be friendlier to the United States than the current CPIM-1. Post recommends UCG officials continue to cultivate Banerjee, who has not yet visited the United States in her current capacity as a railway minister and the likely next chief minister of West Bengal. इस पेपर में जो लिखा है उसका सिंपल मतलब यह है कि हम लोगों को, CPIM वालों को छोड़कर ममता बनर्जी को आगे करना चाहिए, पुश करना चाहिए। ममता बनर्जी का कोई एंटी अमेरिका स्टांस भी नहीं है और वो एंटी अमेरिका रेटोरिक भी नहीं करती है। हमको उसको कल्टीवेट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। CIA की केबल में ममता बनर्जी का नाम है। यह चौंकाने वाली बात आपको लगती है कि नहीं लगती है? और यह केबल ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री नहीं थी तब की है, जब वो रेल मिनिस्टर थी तब की है। CIA या दुनिया की एजेंसीज कैसे सोचती हैं, आप इसी बात से सोच लो कि 15 साल तो लगातार
वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी। यह पेपर उससे पहले का है। यानी सीआईए या अमेरिका अगर इस कथित तौर पर इस पेपर को माने, कब से यह सोच रहे हैं कि ममता बनर्जी से फायदा लिया जा सकता है। बतौर ये पेपर कहा जा रहा है, कितना सही कितना गलत भगवान जाने। दूसरी तरफ कहानी क्या है, जब ममता बनर्जी भारत सरकार को, बीएसएफ को लैंड नहीं देती, वहां पर पूरे इलाके की घेराबंदी होनी है। गृह मंत्री बार बार कहते हैं कि मैंने तो कितनी बार लेटर लिख दिया, नहीं मिल रहा है। यह एक शक पैदा करता है, भारत राज्य की, एक राज्य की मुख्यमंत्री बीएसएफ को जमीन क्यों नहीं दे रही है। आखिर यहां तारबंदी हो जाने से कौन सी फसल रुक जाएगी, कौन सा मौसम खराब हो जाएगा। यह बड़ा सोचनीय प्रश्न था। दूसरा, ममता बनर्जी का जो तौर तरीका था वो हमेशा केंद्र सरकार से टकराव का रहा, मतलब एंटी दिल्ली रहा। वो सेंट्रल से हमेशा टकराव की मुद्रा में रही। सेंट्रल एजेंसीज को कोलकाता में जाने की अनुमति नहीं थी। वो हर बार सेंट्रल एजेंसीज के सामने खड़ी हो जाती थी। एनआईए की रेड में, ईडी की रेड में फाइल लेकर के भाग जाना। यह बतला रहा था कि बंगाल किसी राज्य के तौर पर नहीं, अलग ही दिशा में, जैसे कोई इंडिपेंडेंट देश चला रहा हो। एक और रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि भाई लैंगली ये सोच रहा था, लैंगली मतलब बेसिकली यूएस टर्म है, ये इनका मानना यह था कि टीएमसी के अंदर जो जमात के असेट्स हैं, जो सीआईए के लिए काम करते हैं, उनको जो है यहां पर इन्फिल्ट्रेट करा दिया जाए टीएमसी में। वो इसीलिए कि उस दौरान शेख हसीना जमात इस्लामी पर लगातार कठोर से कठोर कदम उठा रही थी। जमात के लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी, उन पर बैन लग रहे थे। ऐसे में जमात के लोगों को बॉर्डर के इलाकों से कहां भेज दिया गया, मुर्शिदाबाद, दक्षिणी दिनाजपुर, मालदा जैसे जिलों में, उत्तरी दिनाजपुर जैसे जगहों पर भेजा गया। और भेजा ही नहीं गया, ये लिख रहे हैं, नाउ दे आर मिल्किंग टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बीजेपी सिंस लाइक 8 years. They tactically used to TMC to shelter their Jamaati assets in India when Hasina sent them to hell. CIA used the Indian system to keep the Jamaatis afloat in West Bengal and finally used them to dispose Hasina after she pivoted towards a more balanced approach and denied them bases and foothold in St. Martin Island. If TMC loses, it will be a boon to entire region from Burma to Bangladesh and India is the de facto beneficiary. इसके कहने का मतलब यह है कि सीआईए ने जमात के लोगों को बैक किया क्योंकि हसीना उन पर बहुत एक्शन ले रही थी और उनको टीएमसी के अंदर एक तरह से भारत के सिस्टम में जो खामियां हैं उसका फायदा उठाकर यहां पर डिस्पोज कर दिया। बाद में जब हसीना ने सेंट मार्टिन पर मना कर दिया, इन्हीं जमातियों का इस्तेमाल करके पैसे देके बांग्लादेश में बवाल खड़ा कर दिया। बाद में शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया। यह कहानी अगर आपके समझ में आ रही है, इस बात की गंभीरता को आप समझ रहे हैं कि बात क्या है, तो फिर आपको वेस्ट बंगाल चुनाव से ठीक थोड़े दिन पहले एक खबर आती है। खबर क्या है? यूएस मर्सनरी arrested in drone smuggling case. Is he a CIA agent plotting a create to Christian nation in the northeast? यह व्यक्ति भारत के नॉर्थ ईस्ट में अनाधिकृत रूप से दाखिल होता है, दाखिल ही नहीं होता है। इसके साथ 6 यूक्रेनियंस हैं जिनके साथ यह बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार के हिस्से में जाता है और वहां के रेबल ग्रुप्स को ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग देता है। यूएस मर्सनरी का मतलब क्या है? मर्सनरी का मतलब यह होता है वो लड़ाका जो भाड़े पर लड़े। इस तरह के दुनिया में बहुत सारे गुट हैं जो पैसा लेकर के दुनिया में कहीं भी लड़ते हैं। बड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको? यूक्रेन के 6 लोग, जिसमें से एक जो है अमेरिकी नागरिक है, अमेरिकी मिलिट्री से रिटायर्ड है, बाद में ठेके पर लड़ने वाला बन गया, पैसा लेकर लड़ने वाला बन गया,
भारत के नॉर्थ ईस्ट में अनाधिकृत रूप से है और उसको एनआईए ने उठा लिया बंगाल चुनाव से ठीक पहले। बंगाल चुनाव से ठीक पहले और इसी दौरान जब शेख हसीना वहां से निकली तो यूनिस वहां पर ग्रेटर बांग्लादेश से लेकर चीन को आमंत्रण से लेकर कि आइए लालमोनीरहाट में बेस बनाइए, आईएसआई के लोगों का आना जाना शुरू हो गया, पाक जनरल्स का पाकिस्तान में आना जाना शुरू हो गया। यूनिस ने कहा ग्रेटर बांग्लादेश है, हम गार्जियन ऑफ सी हैं, बांग्लादेश जो गार्जियन ऑफ सी है। अल जजीरा लिखता है व्हाई हैज इंडिया अरेस्टेड यूएस यूक्रेनियन नेशनल्स अंडर एंटी टेरर लॉज। एनआईए ने गिरफ्तार किया और एंटी टेरर के उसमें टेरर कानून के तहत इनको गिरफ्तार किया। आप ये पूरा इलाका जब देखोगे, चिकन नेक की बहुत बात होती है। अगर भारत का नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होता है तो भारत के लिए आफत है। नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होने का मतलब इसके ऊपर चीन है, उसको फायदा है, पाकिस्तान को फायदा है क्योंकि बांग्लादेश है। वेस्ट बंगाल में खुद 30 से 35% के आसपास मुस्लिम आबादी है, यानी भारत के लिए एक असुरक्षित माहौल तैयार करने की कोशिश की गई। बहुत बड़ा गेम था गुरु, बहुत बड़ा गेम था, बहुत बड़ा गेम था। अब आप कहेंगे कि भाई रूबियो के आने से क्या हो गया। रूबियो और अमेरिका का तंत्र संभवतः यह जानता है कि जमाते इस्लामी, आईएसआई का टेरर नेटवर्क और जितने भी कट्टरपंथी नेटवर्क्स हैं, वो चाहे आम गिरोह हो वहां का, या ड्रग्स गिरोह हो, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले हों, पशुओं के तस्कर हों, इन सब के बारे में यह पता है कि अब इनका क्रैकडाउन होने जा रहा है। जो अमित शाह हर बार कह रहे हैं कि एक घुसपैठिया नहीं रहने दूंगा, उस बात का मतलब है दर्शकों, अमेरिका यह जानता है कि अब मेजर क्रैकडाउन होगा जमाते इस्लामी और इस्लामिक संगठनों का, वहां पर नहीं रखा जा सकता है, वो होना ही है। और चूंकि बंगाल में अब बीजेपी की सरकार है, तो यह मैसेज देने के लिए जिन भी लोगों के पीछे ये लोग हैं कि नहीं, हम आज भी आपके साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार एफसीआरए कानून में तब्दीली लाने जा रही है। एफसीआरए कानून वो है जो, भाई सिंपल भाषा में समझिए कि विदेशों से जो फंडिंग आ रही है उस पर रोक लग जाएगी। अगर विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल आप देश विरोध गतिविधियों में कर रहे हैं और एनजीओ चला रहे हैं तो एनजीओ पर ताला लग जाएगा। इस बात से बहुत बवाल मचा था फरवरी मार्च के महीने में, लेकिन भारत सरकार यह करने जा रही है और इससे सबसे ज्यादा चोट पड़ेगी मशीनरीज गिरोह पर, और यह बात अमेरिका बेहतर समझ रहा है। मार्को रूबियो का कोलकाता जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता रहे। कोलकाता किस लिए? दरअसल हर चीज का एक संदेश होता है डिप्लोमेसी में। आप ये बताओ, मार्को रूबियो उतरे कोलकाता में, भारत से कौन लेने उनको रिसीव करने गया था? अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन के भारत दौरे पे आए हैं, कौन लेने गया उनको रिसीव करने? देखना जरा, कोलकाता में उतरे, मैसेज साफ है, ठीक है आप आ रहे हैं, ताकतवर देश के नेता हैं, आइए, अपने काम के लिए आ रहे हैं आप, हमें सब पता है, आइए अपना काम करिए, हम बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी कहानी के साथ गए थे, चीन से मिला क्या? कुछ नहीं। अब उनको यह लग रहा है कि यार भारत को नहीं छोड़ सकते, रूबियो को भेजा है फील्डिंग सेट करने के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जितनी बदतमीजी पिछले 1-8 साल में कर चुके हैं, चीजें नॉर्मल होना बड़ा मुश्किल है। अगले 1-8 महीने में G7 की एक बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है, वहीं संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। उस मुलाकात की फील्डिंग सेट करने आए हैं रूबियो, और इसी बहाने संभवतः ये जो दुनिया भर की रिपोर्ट्स और कहानियां मैंने आपको बताई कि वो लोग जिनके पीछे अमेरिका और अमेरिकी ताकत, जिन्होंने एक तरह से कोलकाता को, वेस्ट बंगाल की सरकार में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए वहां के जिहादी तंत्र को, जमाती तंत्र को, आईएसआई के टेरर नेटवर्क को एक तरह का जो पर्दा मिला हुआ था, जो शेल्टर मिला हुआ था, वो शेल्टर अब नहीं है। यानी बंगाल में होगा एकदम ताबड़तोड़ एक्शन, ये सबको पता है।
ऐसी तबाही अगले 1 साल तक बंगाल में इतना बुलडोजर चलेगा कि पूरा बंगाल धुआं धुआं हो जाएगा। और इसी बात का डर अब सब में है। तो क्या है कि अपने लोगों को सांत्वना देने के लिए कि नहीं, हम अभी भी हैं आप लोगों के साथ, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। यूएस ये जानता है कि जो कट्टर इस्लामिक तंत्र है बंगाल का, उसका तो खात्मा हो जाएगा, खात्मा हो जाएगा। सड़कों पे नमाज बंद हो गई है, बदमाशी। सरकार ऑलरेडी कह चुकी है कि बकरीद में गाय नहीं कटने देंगे। ये सब जो हो रहा है, वहां का कट्टर इस्लामिक तंत्र ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। जो जमात से होकर के, बांग्लादेश से होकर के भारत के तंत्र को प्रभावित करने में लगे हुए थे, रूबियो का मिशनरीज के पास जाना सिर्फ ये संदेश है कि थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा इन लोगों पर, बस ये बात है। और खास तौर पर अपने लोगों को मैसेज ज्यादा है कि हम ठीक है हार गए। उसी का इस्तेमाल बांग्लादेश से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट और बंगाल को प्रभावित करने के लिए हो रहा था। यानी काइंड ऑफ अगर आप कनेक्ट द डॉट्स कर पा रहे हैं तो बंगाल एक तरह का कुछ लोगों के लिए बेस की तरह था, जिसका इस्तेमाल वो भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, बांग्लादेश में कुछ करने के लिए, इन सब के लिए कर रहे थे। वो पुरानी रिपोर्ट देखी ही आपने, जो अपने आप में एक संदेह पैदा करता है कि फिर, और ममता बनर्जी का जो कंडक्ट था वो संदेह के दायरे में आ जाता है कि क्या ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्या वाकई में उस रिपोर्ट का कोई बहुत ज्यादा मतलब है या नहीं। मणिपुर बॉर्डर से वही 5 लोग जो उठाए गए, अमेरिका कहता है कि हम रणनीतिक पार्टनर हैं, लेकिन अमेरिका का ये देखिए, ये क्रिस्टोफर लैंडाउ हैं। क्रिस्टोफर लैंडाउ जो यूएस डिप्टी सेक्रेटरी हैं, कहते हैं कि हमको ऐसा करना पड़ेगा कि इंडिया यूएस को बीट ना कर सके। हम वो गलती नहीं कर सकते जो हमने चीन के साथ की। पीटर नावारो हैं ट्रंप प्रशासन में, उसने एक बयान दिया कि भारत में ब्राह्मण प्रॉफिटरी है। भारत की जातीय व्यवस्था, भारत के ब्राह्मण राजपूत की चर्चा यूएस में क्यों हो रही है? बंगाल का चुनाव हमारे यहां की किसी पॉलिटिकल पार्टी या इस देश के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन बंगाल चुनाव की चर्चा अगर यूएस का प्रेसिडेंट करे, यूएस प्रेसिडेंट बंगाल जीतने पर आपको बधाई दे रहा है, क्या बात है भाई? समझिएगा, कई बार डिप्लोमेसी में जो कहा जाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो कहा ही नहीं जाता। डिप्लोमेसी में ऐसा भी कहते हैं कि नहीं बोलकर ज्यादा बोला जाता है। एक हैंडल ने लिखा, वही जो मैं आपसे कह रहा हूं, कोलकाता में क्या साजिश रची जा रही है। कल मिशनरीज ऑफ चैरिटी की नन पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर पर एक लिफाफा थमाकर आई और ठीक अगले दिन अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो मदर टेरेसा के ग्लोबल हेडक्वार्टर मदर हाउस ऑफ अनाथालय पहुंच गए। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट, ये संयोग नहीं, ये गेम है। अब सीधा सवाल अमेरिकी अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए, क्या आप डिप्लोमेटिक यात्रा पर भारत आए हैं या ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए? ये सब इंटरनेट का जमाना है, कुछ भी छुपता नहीं है। कुछ चीजें सामने से हैं, दिख रही हैं, सबको पता है, लोग बोलते नहीं है। बंगाल में एक जियोपॉलिटिकल गेम खेला गया, बहुत सारे खिलाड़ी थे, भारत ने अपनी जीत तय की। अगर वहां पर गेम चेंज नहीं होता तो चीजें बहुत मुश्किल हो सकती थी, और उसी की तैयारी थी कि हम अर्धसैनिक बलों को चुनाव के बाद भी रखेंगे, और आज भी अर्धसैनिक बल बंगाल में। दर्शकों, आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा, ये पूरी की पूरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और देश के लिए हम सबका सजग रहना, आंखों का खुला रखना और कान से हर बात सही सही सुनना बड़ा जरूरी। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।